सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज सबसे पहले हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है चुप मेरी नाक कुछ कह रही है। उसके बाद अक्षरों को आगे पीछे कर शब्द बनाना सीखेंगे, वह भी एक गेम के माध्यम से जिसका नाम है आगे पीछे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लिंग के भेद। उसके बाद गणित की क्लास में हम लोग संख्याओं को और अच्छी तरह समझेंगे और फिर संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना सीखेंगे एक गेम के माध्यम से जिसका नाम है लाइन लगाओ। फिर गुणा का अभ्यास करेंगे अंक पहेली में। उसके बाद समझेंगे भिन्न को। फिर हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है पेंटिंग अ रेनबो और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। अरे वाह काकी, कल वाला गाना। काका जरा एक बार वह गाना फिर से सुना दीजिए। कल वाला गाना? हाँ हाँ जरूर, ये लो सुनो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र छू। बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों काका ये गाना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आज इसकी कुछ लाइनें और भी ज्यादा मजेदार थी। हाँ बिट्टू, लाखों में एक मैं। हाँ हाँ बिट्टू की काकी, तुम तो लाखों में क्या करोड़ों में एक हो। काका सिर्फ काकी है करोड़ों में एक? अरे नहीं नहीं बिट्टू, तुम्हारी काकी, टीवी देख रहे सब बच्चे, हम सब लाखों में एक हैं। सबकी अलग अलग पहचान है। ये कही ना समझदारी वाली बात। ये सब तो ठीक है काका, ये खुशबू कहाँ से आ रही है?
मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। काकी, किसी के यहाँ शुद्ध घी से कुछ बन रहा है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बिट्टू, आ तो रही है थोड़ी थोड़ी। आई आई, मुझे भी आई। बिट्टू, तुम्हारी नाक कितनी तेज है। वो तो काकी भी कहती है काका। मुझे घर में रखी खाने की चीजों की खुशबू या बदबू तुरंत पता चल जाती है। बात तो सही है, कोई भी चीज चाहे कहीं भी क्यों ना रखी हो, बिट्टू की नाक उसका पता लगा ही लेती है। अरे बिटिया, इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आ गई, सुनोगी? अरे काका, मैं और काकी तो कब से कहानी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो सुनाइए, किसका इंतजार है? अच्छा, ऐसी बात है तो ये रही मेरे कहानी के खजाने से एक और कहानी, जिसका नाम है चुप। अरे तुम लोगों को नहीं कह रहा हूँ चुप, और बच्चों को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कहानी का नाम बता रहा हूँ। चुप, मेरी नाक कुछ कह रही है। कहानी का शीर्षक चुप, मेरी नाक कुछ कह रही है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आज छुट्टी है। आज मैं टीवी भी नहीं देखूंगी, वैसे भी बिजली नहीं है। मैं क्या करूंगी? आज मैं अपने शरीर की आवाज सुनूंगी। पहले मुझे चुप रहना है, एकदम चुप, ताकि मैं अपने शरीर को सुन सकूं। हाँ, अब मैं अपनी सांस सुन सकती हूँ। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। मैं अपनी सांसों की आवाज ऊंची कर सकती हूँ। और धीमी भी। और अब मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। क्या मैं अपने दिल को और तेज कर सकती हूँ और आवाज भी बढ़ा सकती हूँ? हाँ, अगर मैं 20 बार ऊपर नीचे कूदूं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखा, अब मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मैं अपनी उंगलियां अपनी कलाई पर रखूं, तो मैं अपनी नब्ज सुन सकती हूँ। मैं अपनी हंसी सुन सकती हूँ और रुलाई भी। ताली की आवाज। सबसे ज्यादा मैं सुन सकती हूँ अपने पेट की गुड़ गुड़ गुड़। और पेट कह रहा है खाना दो, खाना दो। मेरी नाक सुन सकती है कि माँ रसोई में जलेबियां तल रही है। शरीर की आवाज सुनने में मजा आता है। अब मैं अपने जबड़ों को चबाते हुए सुनना चाहती हूँ और अपने पेट को माँ की स्वादिष्ट गरम गरम जलेबियां हड़पते। इस कहानी को सुना रही थी मैं, आरजे जोया। दिस ऑडियो बुक चुप मेरी नाक कुछ कह रही है, written by Noni and translated by Ritu Singh, is published by Pratham Books. बच्चों, क्या आपको भी अपने शरीर की आवाजें सुनाई देती हैं? तो जरा आप भी कोशिश कीजिए उन्हें सुनने की। आपको कितनी और किस तरह की आवाजें सुनाई देती हैं? लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको किसी शांत जगह पर जाना होगा, ऐसी जगह जहाँ ज्यादा शोर न हो। कहानी सुनकर तो मुझे अपने शरीर की आवाजों को सुनने का मन करने लगा है।
आपका भी जरूर मन कर रहा होगा। और बिट्टू ने तो आपसे कहा ही है कि आप अपने शरीर की आवाजों को सुनिए। साथ ही इस कहानी में आपको क्या क्या अच्छा लगा घर में सबको बताइए और लिखिए भी। हाँ बिट्टू, अब तो हमारे दर्शक भी खेल का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ काकी, ये तो हम करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक खेल का। बिट्टू, आज वो वाला खेल खेलें जिसमें गलत होने पर गधे की आवाज आती है। हाँ काकी, ठीक है, वही खेल खेलते हैं। तो काकी की फरमाइश पर हाजिर है आप सबके सामने खेल आगे पीछे। खेल शुरू करते हैं आगे पीछे। इस खेल में हमें क्या करना है? हाँ जी, आप जानते हैं, इस खेल में हमें अक्षरों को आगे पीछे कर शब्द बनाना है। तो चलिए खेल शुरू करें। ये क्या लिखा है? तो ल बो, लबो, तलबो। बो को आगे करके देखती हूँ। बोल, देखूं क्या ये सही है? अरे नहीं, ये तो गधा बोल रहा है, यानी ये सही नहीं है। अभी एक बार और आगे करके देखती हूँ। बो को किया ये आगे, बोतल। अरे हाँ, ये बोतल लिखा हुआ था। समझ गए ना बच्चों? देखा, बना दिया शब्द। ठीक है, इसको देखती हूँ, ये सही होगा। देखा? अच्छा, इसे जरा आप भी देखिए, ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? सुदाम। आप लोग पहचान पाए? मैं तो अभी कोशिश ही कर रही हूँ। चलिए, मैं अपनी कोशिश जारी रखती हूँ। तो द को आगे किया, दा सूम। नहीं, ये कुछ नहीं होता है। म को आगे करती हूँ, दा म सू। देखूं क्या ये सही है? अरे नहीं, ये सही नहीं है। अच्छा, अब सू को आगे करके देखती हूँ। सुदाम। देखूं क्या ये सही है? सुदामा तो सुना है, लेकिन सुदाम नहीं सुना। फिर भी शायद कोई शब्द हो, देखूं? अरे ये भी नहीं है। बच्चों, आप भी कोशिश कीजिए। माँ को आगे करती हूँ, सु म दा। माँ को और आगे करती हूँ। अरे चलो, स को पीछे, सू को पीछे कर देती हूँ। अब देखते हैं। मसूदा होता है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। अच्छा, अब यहाँ लिखा है ची ज ना। अब ये कौन सा शब्द है? चीजना। आप लोग समझ पाए कि ये कौन सा शब्द है? मैं तो अभी नहीं समझ पाई। चलिए कोशिश करती हूँ। चीनाज। देखूं? ये तो नहीं है। तो ना चीज। देखा? अब आते हैं दजरा। दजरा क्या होता है? दजदरा। देखें, गलत है। राजद। देखें। अब देखते हैं दराज। देखें। अरे हाँ, दराज था। अरे मैंने काफी कुछ खेल लिया। तो देखिए मुझे कितने अंक मिले हैं। अरे ओह, मैंने सिर्फ 70 अंक पाए। फिर से कोशिश करूंगी। अरे वाह, ये खेल सच में बहुत मजेदार है। और सबसे ज्यादा तो मजा गलत करने में आता है, जब अलग तरह की आवाज आती है। हाँ, सच में। हाँ काकी और काका, ये तो है। तो बच्चों, जरा आप भी इन शब्दों को आगे पीछे करके सही शब्द बनाइए। दरचा, मुजान,
लातीफ, ईवाद, सामोस। बिट्टू की काकी, तुम ही बताओ आगे क्या करना है। क्या बताऊं, आप तो समझ ही रहे होंगे। हाँ काकी, काका तो आपकी बात बिना बोले ही समझ जाते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या बिट्टू? अब तुम्हारी काकी को अगला खेल खेलने का मन है। अरे हाँ, मैं यही सोच रही थी। देखा काकी, कहा था ना। ठीक है, तो शुभ काम में देरी कैसी। ये रहा मेरे खेल के पिटारे से एक खेल, जिसका नाम है लिंग के भेद। शुरू करते हैं खेल लिंग के भेद। तो आप इसे जानते ही हैं कि इसमें आपको क्या करना है। सही समझे? इसमें आपको शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग करना है, मतलब वर्गीकृत करना है। वैसे तो लिंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग या नपुंसक लिंग। पर यहाँ पे हम 2 ही लिंगों की बात करने वाले हैं। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटकर अलग कीजिए। जी हाँ, अभी करती हूँ। तो पुरुष लड़के वाले में, लड़का मतलब पुल्लिंग, लड़की मतलब स्त्रीलिंग, बंदरिया मतलब स्त्रीलिंग यानी लड़की के बक्से में जाएगा। मालकिन ये भी जाएगा, यहाँ तो मैंने डाल दिया। पुत्र ये जाएगा यहाँ। लेखिका लिखने वाली, तो ये जाएंगी यहाँ। सेवक सेवा करने वाले, तो जाएंगे यहाँ। देखें ये सही है या नहीं? राइट आंसर। बेटी 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 में, छात्र लड़के में, सिंघनी लड़की में, बुढ़िया लड़की में, नर नर का मतलब होता है आदमी, तो जाएगा यहाँ। चीता चीता भी जाएगा लड़के में। अभी देखें क्या ये सही है? राइट आंसर। अगला आ गया है। तो प्लीज आंसर द क्वेश्चन। बाघिन बाघिन जाएगा यहाँ लड़की में। हंसिनी हंस का हंसनी, ये जाएगा यहाँ। नाग लड़के में जाएगा। माली जाएगा लड़के में, माली। सेठानी जाएगा लड़की में। भैंसा जाएगा लड़के में। देखें क्या ये सही है? राइट आंसर। अरे वाह, मुझे पूरे 5 स्टार मिले हैं। ये बिट्टू के काका, इन खेलों को खेलकर ऐसा लगता है कि हम तो बिना ध्यान दिए कितने ही शब्दों के लिंग बदल देते हैं। हाँ काकी, लेकिन मुश्किल तब होती है जिन शब्दों को स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें कैसे पहचाना जाए? अच्छा, क्या तुम कुछ ऐसे शब्द बता सकती हो? हाँ काका, हमारे स्कूल में हमारे हिंदी के सर ने हमें बताया था। जैसे सारे सर्वनाम शब्द, वे, तुम, मैं आदि, और जितने व्यवसाय या पदों के नाम होते हैं जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, पुलिस वगैरह, इन सभी शब्दों को दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बिट्टू, इन्हें कहते क्या हैं व्याकरण में? काकी, इन्हें उभयलिंगी या नपुंसक लिंगी शब्द कहते हैं। बहुत बढ़िया बिट्टू, बहुत अच्छे से समझाया तुमने हमें। हाँ, तो बच्चों, अपने आसपास के शब्दों को आप भी ध्यान से सुनिए, पता कीजिए और उन्हें कॉपी में लिखकर बताइए कि वे शब्द स्त्रीलिंग हैं, पुल्लिंग हैं या उभयलिंगी हैं।
कहानी हमने सुन ली और खेल भी खेल लिए, और उसी के साथ हमारा हिंदी का पहला पीरियड खत्म भी हो गया। अब हमारे मैथ्स के पीरियड का वक्त हो गया है। मैथ्स में यानी गणित में हम आज खेल खेल में जो चीजें सीखेंगे वो आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा, ठीक है? आइए आज फिर से हम एक नई संख्या के बारे में चर्चा करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये नई संख्या कौन सी है, सोचकर बताइए। जी हाँ, ये नई संख्या है 125। अब देखते हैं इस नई संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थानों को ध्यान से। यहाँ देखिए, इकाई पर है 5 और दहाई पर 2 दहाई है, अर्थात 20 है। और सैकड़े की क्या बात है, सैकड़े पर क्या है, 1। इसका मतलब 1 सैकड़ा, 1 सैकड़े का मतलब 100 है। इसका अर्थ है कि ये 125 लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि 125 इन दिए गए अंकों से बड़ा है या छोटा है। चलो शुरू करते हैं। ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर लाल अंक दर्शा रहा है, ये लाल बिंदु, कि यहाँ पर 125 है। अब आप ये पीले बिंदु से देखिए, सबसे पहले ये पीला बिंदु 100 पर है, इसका मतलब है 100 आगे है 125 के, 100 छोटा होगा, इसलिए 125 100 से बड़ा है। बात 120 की करते हैं, तो देखिए 120 125 से छोटा है, मतलब 125 120 से बड़ा हुआ। देखिए 135 कहाँ है, अरे ये तो 125 से आगे निकल गया, इसका मतलब है 125 135 से छोटा है। और ये 150, जी हाँ 150 भी 125 से बड़ा है, मतलब 125 हुआ 150 से छोटा। तो हमने जाना कि ये 125 किन संख्याओं से छोटा है और किन से बड़ा है। अब बात करते हैं सम और विषम की। तो यहाँ पर देखिए 125 सम है या विषम, ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि सम और विषम क्या होते हैं। आपको पता है, पर फिर भी एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, सम संख्या वह है जो 2 से विभाजित की जा सके, और विषम जिसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो 125 क्या है, सम या विषम? क्या लगता है, 125 को 2 से विभाजित किया जा सकता है क्या? आइए देखते हैं। ये हैं कुछ 125 से के बीच बीच के नंबर, हमें इनमें देखना है। देखिए 100 के बाद बढ़ते हैं, 100 के बाद देखिए 2 पायदान बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि 2 से विभाजित करना है ना। तो देखिए 100 के बाद 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 और आगे आए तो 122, 124, 126, 128 और 130। पर देखिए यहाँ कहीं 125 तो आया ही नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 125 सम संख्या नहीं है, यह एक विषम संख्या है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो 125 अभाज्य संख्या है या नहीं, यह देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वह जिसे एक और स्वयं की संख्या के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं 125 विभाजित होता है या नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा, क्या 2 से विभाजित हो रहा है 125? 124 के बाद दिख रहा है आपको कि 126 आ गया है, इसका मतलब है यहाँ तो 125 से विभाजन नहीं हो रहा। अब देखते हैं 5 में, यहाँ 5 का पहाड़ा लिखा हुआ है। 5 के पहाड़े में देखिए आप 100, 105, 110, 115, 120 और ये रहा 125। इसका मतलब 5 के पहाड़े में 125 आता है। अब चलते हैं 24 के पहाड़े पे। यहाँ देखिए 24 के पहाड़े में 125 है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ 120 के बाद सीधे 144 पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ 125 आ ही नहीं सकता। बात करते हैं 25 के पहाड़े की। 25 के पहाड़े में देखिए 25, 50, 75, 100 और ये रहा 125।
जी हाँ, मतलब 125 अन्य पहाड़े में भी मिल रहा है। इसका मतलब हुआ यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह हमने जाना कि 125 एक विषम संख्या है और अभाज्य संख्या नहीं है। अब आप भी ऐसे ही अन्य संख्याओं के बारे में पता कीजिए। हम फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं खेल लाइन लगाओ। तो आपको पता है कि लाइन दो तरह से लगाई जा सकती है। सबसे छोटे से शुरू करते हुए अंत में सबसे बड़ा रखा जाए, या इससे उल्टा किया जाए, पहले सबसे बड़ा रखा जाए फिर उससे छोटा, और इस तरह से करते हुए सबसे अंत में सबसे छोटा रखा जाए। इस खेल में हम संख्याओं को एक लाइन में सजाएंगे। तो चलिए खेलते हैं हम अपना खेल लाइन लगाओ। सबसे पहले हम इसका पहला भाग खेलेंगे। संख्याओं को क्रम में लगाने के लिए सही जगह पर उठाकर रखें। यहाँ पर हमें संख्याओं को आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे छोटी संख्या रखेंगे। तो देखिए इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या दी है 832। 832 के बाद कौन सा नंबर आएगा? जी हाँ, 833। अगला नंबर आएगा 834, 835, 836, 837। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम संख्याओं को उनके सही क्रम में लगाते जा रहे हैं, पीले पत्तों का रंग हरा होता जा रहा है। इसका मतलब जब पत्ते हरे हो रहे हैं तो मतलब हम सही तरह से संख्याओं को क्रम में लगा रहे हैं। चलिए 837 के बाद नंबर आएगा 838, 839, 840, 841, 842 और अंत में 843। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें संख्याओं को अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दी है 996। 996 के बाद देखिए कौन सी आएगी 995, 994, 993। फिर देखिए इसके बाद आएगी 992, 991, 990, 989, 988। 88 के बाद आएगा नंबर 987, फिर 986 और अंत में 985। तो इस तरह से हमने संख्याओं को दो तरह से लगाया, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आप घर पर भी इस तरह से अलग अलग संख्याओं को लिखकर उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए आज हम फिर से एक नई अंक पहेली हल करेंगे। बताइए ये अंक पहेली किसके बारे में है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हो। इस अंक पहेली में हमें गुणा दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें गुणा करना है। चलो शुरू करते हैं इस पहले कॉलम के साथ। तो पहले कॉलम में सबसे अंतिम बॉक्स खाली है, मतलब हमें सबसे अंतिम बॉक्स में क्या आएगा ये बताना है। तो 5 का गुना 3 में करने पर क्या प्राप्त होगा? 5 का गुना 2 में करने पर 10 और 3 में करने पर 15 मिलते हैं। चलो अब इस ऊपर वाली पंक्ति पे देखो। 5 का गुना किस में करने पर 20, 5 का गुना 2 में करने पर 10 और 4 में करने पर 20। ये तो आसान था। अब देखिए इस अंतिम कॉलम में क्या है? 20 का गुना कितने में करने पर 60। तो ये तो आसान है। 20 40 और 40 और 20 60। इस तरह
3 बार करना पड़ेगा 20 का गुणा। और अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, इस बीच वाले कॉलम में देखिए 4 का गुणा कितने में करने पर 4 मिल जाएगा। जी हाँ, 4 का गुणा 1 में करेंगे तभी 4 प्राप्त होगा। तो इस तरह हमारी अंक पहेली हो चुकी है हल, और अब आपको एक एक बॉक्स को अच्छे से मिलाना है। चलो अब बढ़ते हैं अगली अंक पहेली की ओर। अगली अंक पहेली में सबसे पहले कॉलम को देखें। पहले कॉलम में एक बॉक्स खाली है, हमें उसे फिल करना है। तो शुरू करते हैं। 8 का गुणा किस में करने पर 40। तो 8 का पहाड़ा सभी को आता है, चलो मेरे साथ पढ़ो। 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32 और ये 8 पंचे 40। इस तरह यहाँ 40 हो जाएगा। अब आते हैं इस ऊपर वाली पंक्ति पे। 8 का गुणा किस में करने पर 24 आता है? तो अभी बताया, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 होते हैं। इसका मतलब यहाँ 3 आएगा। और अब बीच वाली पंक्ति में, ये तो बहुत आसान है। 5 का गुणा 1 में करने पर कितना प्राप्त होगा? जी हाँ, 5 का गुणा 1 में करने पर 5। और 3 का गुणा 1 में करने पर? जी हाँ, बिल्कुल सही, 3 का गुणा 1 में करने पर 3 प्राप्त होता है। तो अब बारी है, सारे बॉक्स को एक बार अच्छे से जांच कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अगली अंक पहेली की ओर। चलो इस बार आपको बहुत मेहनत करनी है और जल्दी जल्दी बताना है। शुरू करते हैं सबसे ऊपर वाली पंक्ति से। तो बताइए, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में हमें कौन सा बॉक्स भरना है? जी हाँ, ये खाली बॉक्स। 6 का गुणा कितने में करने पर 18 आते हैं? तो 6 दूनी 12 और ये 6 तिया 18 होते हैं। इसका मतलब 3 में गुणा करेंगे, तो इस खाली बॉक्स पे 3 लिख देंगे। और अब बढ़ते हैं इस पहले कॉलम में। 6 का गुणा 7 में करने पर कितना प्राप्त होगा? तो 6 का पहाड़ा सबको आता है और 6 7 42 होता है। अब बारी है बीच वाले कॉलम की। बीच वाला कॉलम बहुत आसान, जो हमने अभी हल किया था। 3 का गुणा 1 में करने पर कितना प्राप्त होगा? तो 3 एकम 3 होता है। तो इसलिए 3 का गुणा 1 में करने पर 3 ही प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है आप, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। और अब बारी है, आप बताइए अब कौन सा हमें भरना है? देखिए, आगे तो सारा कुछ भर चुका है, बचा है ये अंतिम कॉलम। अंतिम कॉलम में 18 में किसका गुणा करने पर 126 मिलता है? अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, इसे कैसे करें? एक और तरीका है हमारे पास। हम इस बीच वाली पंक्ति को देख सकते हैं। देखिए, 7 का गुणा 1 में हो रहा है, यहाँ से भी तो जवाब प्राप्त हो जाएगा, है ना? तो यहीं से जवाब निकालते हैं। 7 का गुणा 1 में करने पर 7, इसका मतलब 18 का गुणा 7 में करने पर ही 126 मिलेगा। हो गई हमारी अंक पहेली हल। तो ऐसे ही आप भी सीखते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हेलो सीमा। आज हम सीमा के साथ भिन्न के बारे में कुछ और नई बातें जानने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास, आपके घर में, बाहर, बगीचे में चारों ओर भिन्न है। आप वास्तव में जहां भी देखेंगे वहां आपको भिन्न जरूर नजर आएगी। चलो घर पर ही कुछ भिन्नों पर एक नजर डालते हैं। आज तुम्हारे पास कौन सी वस्तुएं हैं? ये देखो, सीमा के पास एक बर्फ की ट्रे है और ये है कुछ रंग वाला पानी। सीमा के पास कुछ रंगीन पानी है। तो बताओ, रंगीन पानी ही क्यों है? जी हाँ, ताकि हम इसे बर्फ की ट्रे में भरे जाने पर देख सकें कि पानी कितना भर गया है। सीमा, क्या आप कुछ आइस ट्रे के खानों में पानी डाल सकते हैं? बहुत अच्छा, आइए गिनते हैं सीमा ने कितने भागों में पानी डाला। 1, 2 और ये 3। तो बर्फ की ट्रे में कितने खंड होते हैं? चलो गिनकर देखते हैं कि बर्फ की ट्रे में कितने खंड हैं। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो कुल 12 खंड हैं, जिनमें से 3 खंड में पानी भरा हुआ है। क्या आप सोचकर मुझे बता सकते हैं कि बर्फ की कितनी ट्रे पानी से भर गई, या बर्फ की ट्रे के कितने भागों में पानी भरा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसका मतलब है कि बर्फ की ट्रे 12 में से 3 भाग पानी से भर चुके हैं। तो यह क्या हुआ? 3/12 यह भिन्न हुआ। सीमा, क्या आप अब कुछ और खंडों में पानी भरेंगी? चलो अब गिनते हैं और देखते हैं कि कितने खंड पानी से भर गए। ये रहा 1, 2, 3, 4 और ये 5 भाग। तो अब बर्फ की ट्रे पानी से कितनी भर गई है? देखिए, कुल थे 12 भाग और 5 भाग पानी से भर गए हैं। इसका मतलब है 5/12 भाग पानी से भरा हुआ है। तो यह 5/12 क्या है? यही भिन्न है। चलो अब कुछ और हिस्सों में पानी डालते हैं। अब 12 खंडों में से 8 खंडों में पानी डालते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो अब ट्रे का 8/12 हिस्सा पानी से भर चुका है। तो यहाँ पर 8/12 क्या है? यह भी भिन्न है। सीमा, क्या अब आप पूरे 12 के 12 भागों में पानी भर दोगे? बहुत अच्छा, तो 12 भागों में पानी भर चुका है। इसका मतलब है कि ट्रे के 12 में से 12 भाग पूरे भरे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ना कि पूरी ट्रे भर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूरी ट्रे अब भर चुकी है। मतलब 12/12 ये जो भिन्न है, यह असल में एक भिन्न नहीं है, क्योंकि 12/12 तो 1 के बराबर हो रहा है। देखिए, पूरी एक ट्रे पानी से भर चुकी है। चलिए आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। बहुत मजेदार। क्या आप इनमें से 6 भागों को पानी से भरेंगे? तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि 12 में से 6 भाग पानी से भर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 6/12 जो ये भिन्न है, यह पानी से भरी हुई है। लेकिन क्या आप यह देख रहे हैं कि आइस ट्रे में तो असल में 2 लाइन में बटी हुई है ये आइस ट्रे, और एक लाइन और ये दूसरी लाइन। देखिए, इनमें से एक लाइन पूरी भरी हुई है। दिख रही है ना आपको? जी हाँ, तो 2 लाइनों में से एक लाइन पानी से भर गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 या आधी बर्फ की ट्रे पानी से भर गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर 6/12 को ही 1/2 कहा है। देखिए, ये दोनों एक ही बात है। या तो 6 खंड भरे हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि आधी ट्रे पानी से भरी हुई है। तो आपने समझा कि 6/12 या 1/2 दोनों एक ही बात होती है, दोनों समान बातें होती हैं। तो इसी तरह गणित में और रोचक बातों को जानने के लिए हमारे एपिसोड को देखते रहिएगा। थैंक यू सीमा। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। मुझे बारिश को गिरते हुए देखना बहुत पसंद है, और उससे भी ज्यादा बारिश के बाद इंद्रधनुष को देखना। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष को अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं। मुझे तो रेनबो का चित्र निकालकर उसे रंगना बहुत पसंद है। आज की हमारी स्टोरी भी रेनबो को पेंट करने की है। यह स्टोरी लिखी है डॉक्टर माधुरी पै और डॉक्टर माधव सवाण ने, और स्टोरी के चित्रकार हैं अलका खैरमोड़े। चलिए स्टोरी सुनते हैं। I am Munni. I want to paint. I like red. I am Bablu. I want to paint. I like orange. I am Sonu. I want to paint. I like yellow. I am Guddu. I want to paint. I like green. I am Dolly. I want to paint.
I like blue. I am Bolu. I want to paint. I like indigo. I am Sweetie. I want to paint. I like violet. Look at our rainbow. It looks beautiful. कैसा लगा आपको हमारे दोस्तों का पेंट किया हुआ रेनबो? अच्छा था ना? आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेनबो पेंट कीजिए और अपने परिवार को दिखाइए। अगर आपको रंग ना पता हो तो स्टोरी वापस सुनिए। I am Munni. I want to paint. I like red. I am Bablu. I want to paint. I like orange. I am Sonu. I want to paint. I like yellow. I am Guddu. I want to paint. I like green. I am Dolly. I want to paint. I like blue. I am Bolu. I want to paint. I like indigo. I am Sweetie. I want to paint. I like violet. Look at our rainbow. It looks beautiful. संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम हाथी के बारे में जानेंगे। हाथी स्थल प्राणियों में धरती पर पाए जाने वाला विशालतम स्तनधारी जंतु है। एशियाई सभ्यताओं में हाथी बुद्धिमता का प्रतीक माना जाता है। ये अपनी स्मरण शक्ति तथा बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। आमतौर पर इनका वजन 5000 किलो तक होता है। भारतीय हाथी लंबाई में 10 फुट तक पहुंच सकता है और नर मादा से ज्यादा बड़े होते हैं। भारतीय हाथी अफ्रीकी हाथियों जैसे ही दिखते हैं, पर उनके कान और दांत छोटे होते हैं। भारतीय हाथी के सूंड अफ्रीकी हाथी से ज्यादा बड़ी होती है। पंजे बड़े और चौड़े होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हाथी जो है वो बच्चे और सभी वर्ग के जो दर्शक हैं उनमें खासा लोकप्रिय होता है और ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं दर्शकों के लिए। पटना जू में अभी वर्तमान में 2 हथनी हैं जिनका नाम माला और लक्ष्मी है और माला की उम्र लगभग 40 साल है, लक्ष्मी की उम्र लगभग 12 साल है। दोनों फीमेल हैं। हाथियों को पानी से बहुत लगाव होता है, इसके लिए पटना जू में एक बड़ा सा पॉन्ड का भी निर्माण किया गया है जिसमें पानी भरा जाता है। इसके अतिरिक्त इनके नहाने के लिए, पीने के लिए भी अलग से पानी की व्यवस्था है। गर्मी में चूँकि इन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है तो इसके लिए एक झरने का भी इंतज़ाम किया गया है जिससे पानी ऊपर से गिरता है। इनके पैर में, आगे के पैर में 5 नाखून होते हैं और पीछे में 4 होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके शरीर पर बाल बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। पटना जू के अंदर में जो एलिफेंट्स हैं इनका खाने के लिए हम मेनली जो डाल पत्ते हैं अलग अलग तरह के, इसके अतिरिक्त गन्ना, केले का थम इत्यादि इन्हें दिया जाता है जो इन्हें काफ़ी पसंद है। इसके अतिरिक्त जो फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो भी इन्हें दिए जाते हैं।
प्रतिदिन लगभग 150 केजी एक एलिफेंट को खाना दिया जाता है। हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है, जो जमीनी जीवों में सबसे लंबा है। जन्म के समय हाथी का बच्चा करीब 104 किलो का होता है। ये सामान्यतः 70 वर्ष तक जीवित रहते हैं। एक हाथी की त्वचा 3 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। हाथी दांत हाथी के जीवन काल में निरंतर बढ़ते रहते हैं। एक वयस्क नर के हाथी दांत लगभग 1 वर्ष में 18 सेंटीमीटर की दर से बढ़ते रहते हैं। हाथी के पैरों की बनावट मोटे स्तंभों या खंभों के समान होती है। हाथी को अपनी सीधी टांगों और बड़े गद्देदार पैरों की वजह से खड़े रहने में मांसपेशियों से कम शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी कारण हाथी बिना थके बहुत लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। भारतीय हाथी झाड़ीदार जंगलों के पास रहते हैं, पर इनकी निवास अन्य जगहों पर भी हो सकती है। ये स्वभाव से खानाबदोश होते हैं और एक स्थान पर कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रहते हैं। ये जंगलों में रहते हैं, पर खुले स्थान और घास वाली जगहों पर जाना पसंद करते हैं। सूंड हाथी की नाक और उसके ऊपरी ओठ की संधि है। लंबी हो जाने के कारण यह हाथी का सबसे महत्वपूर्ण तथा कार्य कुशल अंग बन गया है। एक तरफ तो हाथी की सूंड इतनी संवेदनशील होती है कि घास का एक तिनका भी उठा लेती है, तो दूसरी तरफ इनकी मजबूती भी होती है और ये पेड़ की टहनियों को भी उखाड़ लेते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज के दोनों विषय तो हमने सीख लिए, हिंदी भी और गणित भी। शो खत्म होने का समय आ गया है। आप अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। आज जो बातें आपने कॉपी में नोट करी उनको फिर से दोहराइए। और मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मिलूंगी इसी वक्त और इसी शो पे। तब तक के लिए घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।